यहाँ जे रे, यहाँ जे रे, तू जा रे, दूंगा रे, ये जो रे आजे रे, तू रेंदेरी गोई, तो लंबा। हाँ तो प्यारा कप्तान, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया वर्णमाला के बारे में। ये वर्णमाला लिखा, इसके बारे में 8वीं से लेकर आईएएस तक किसी भी एग्जाम में जिसमें ये टॉपिक आता हो वहां पे तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे और इस टॉपिक से कभी डर नहीं लगेगा। किसी बुक से पढ़ते हो समझ में नहीं आता होगा, लेकिन 4-5 बुक को मैंने पढ़ के और ये सारी चीजें कंक्लूड करके मैं तुमको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा शॉर्ट में, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, इसको देख लोगे तो कभी वर्णमाला से डर नहीं लगेगा। वर्णमाला क्या है, क्या है तो वो तो यहाँ देखेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी निगाह ऊपर लिखा वर्ण क्या है। वर्णमाला के लिए समझना पड़ेगा वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है मैं बताता हूं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। ये बात क्लियर हो गई। हिंदी में कुल 52 वर्ण है। भाषा का वह रूप जिसके माध्यम से विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है क्या होता है, वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आ, अब मान लो लिखना पढ़ना नहीं आता तो आ का लिखोगे, तो आ लिख दिया तो समझ में आ गया कि अच्छा आ लिखा, जो बोला वही आ है, ठीक है। तो ये लिपिबद्ध तो किया, मतलब लिख दिया उसको, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है। तो वर्ण समझ में आ गया। वर्ण कितने, 52 है। 52 कैसे हो गए भैया बताऊंगा, रुक जाओ जरा। वर्णमाला, वर्णमाला क्या है, मेन टॉपिक ये है। तो वर्णमाला एक लाइन में बस इतना याद रख लो, कई का पूछ ले वर्णमाला क्या, उसको एक ही लाइन बोलो। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का समूह मतलब भैया जैसे अनाराम का पूरा वो बना हुआ है 52 अक्षर का, ठीक है, बात ही खत्म हुआ। अक्षर मतलब 52 वर्ण का जो बना हुआ वो क्या है, वर्णमाला, बस बात खत्म। उनको याद करना और कुछ भी नहीं करना है। अब आओ इधर, मैं बताता हूँ तुमको ये चीजें, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि तुमको दिक्कत नहीं आए। अब देखना मेरी बात सुनना। संख्या कितनी, 52। बहुत लोग, तुम तो एक काम करना, जो 4-5 साल से पढ़ रहे ना उनसे पूछ लेना 52 हमको गिना दो, नहीं गिनाएंगे, नहीं याद रहते, मतलब उनको पढ़ने में नहीं आती वो चीज, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते बहुत बार। तो स्वर, स्वर कितने, 11 है, ठीक है, 11 है। कौन कौन से वो बताऊंगा, रुक जाओ जरा। व्यंजन कितने, 33 है। कभी भी एग्जाम में पूछे कि स्वर कितने हैं हिंदी की वर्णमाला में, तो 11। व्यंजन कितने, 33। वन लाइन फेंकते, एग्जाम में बहुत बार पूछे, मुंह मत फाड़ना, फेल हो जाओ, मेरे से मत कहना फिर। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, ठीक है, तो ये 33, ये 11। संयुक्त व्यंजन कितने, 4 है। कौन कौन से, यहाँ पे कम थे इसलिए लिख दिया। अक्षर, तेरा, ज्ञा और स्रा, ये संयुक्त व्यंजन है, याद रखना, ठीक है। अयोगवाह कितने, 2 है। आ और आह, आ मतलब ये 1 बिंदु लगा और आह मतलब 2 बिंदु लगा हुआ, ठीक है। और द्विगुण, द्विगुण कितने, 2, ढा और ढा, डा और ढा, ये वाला, ठीक है। जैसे ढा सड़क में यूज किया जाता वो वाला, ठीक है। अब देखना इधर, आगे बात समझ में, ये तो बहुत लोगों को नहीं पता था, वो चीज मैंने आपको बता दी, फेल नहीं होगे तुम, समझ जाना, ठीक है। अब बात करते हैं, ये बहुत बेसिक चीज। अब इसके बाद से जो काम की चीज आएगी ना उसकी बात ही बगल रहेगी। उसके बाद तो तुम कहना क्या कर दोगे रे, स्वर। स्वर मतलब वोवल्स। स्वर किनको कहते हैं भैया, स्वर को कुछ भी नहीं, कहीं का पूछे स्वर किसको कहते हैं तो फट से क्या बताना उसको, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और उसको ये भी बोलो कि स्वर 11 होते हैं, या रटी लेना, स्वर कितने, 11 होते हैं। कौन कौन से बताऊंगा यार, रुक तो, भरोसा तो रखो थोड़ा। व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं, कितने होते हैं, 33 होते हैं। लेकिन व्यंजन कहते किनको है, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। लिखने के लिए या बोलने के लिए किसकी, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता, ठीक है कितने, 33। कैसे वो बताऊंगा, रुक जाओ जरा। अयोगवाह, अयोगवाह किसको कहते हैं भैया, अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग क्या है, अनुस्वार और विसर्ग, ये अनुस्वार और विसर्ग ये वाला दिख रहा है तुमको जो, ठीक है, को कहते हैं क्योंकि यह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं, ये स्वर के अंतर्गत नहीं आते, और ना ही ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। अतः आ और आह ये दोनों लिखे ना, ये यही क्या है भैया, अयोगवाह है, ठीक है। बहुत जगह सिर्फ 2 ही गिने जाते हैं, स्वर और व्यंजन, अयोगवाह को गिना ही नहीं जाता। लेकिन अपने को याद रखना कि अयोगवाह होते कौन से, तो एक तो ये 1 बिंदी वाला, एक 2 बिंदी वाला। आगे बात समझ में, बस अब यहाँ के बाद से जो चीज है वो तुम्हारे कना की एग्जाम में काम आएगी और बहुत जगह पूछा जा चुका है। अब शांति से समझना। अब अपन इस टॉपिक में बात क्या कर रहे हैं, स्वर के बारे में। ये जो वीडियो बहुत लंबा बनेगा, इस चक्कर में मैं इसको 3 पार्ट में बनाऊंगा। तो अभी के वीडियो में सिर्फ स्वर बताऊंगा। ये 11 स्वर हैं, कितने, 11, ये लिखा स्वर 11। और 11 कौन कौन से, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ऋषि, एड़ी, एले, खोखल, आया कना का, ये जो है ये लिखे, तो 11 पढ़ लो ना, वो भी मैं बात के बताऊँ। ये 11 लिखे, ठीक है। तो ये 11 ही स्वर है। लेकिन भैया ये 11 स्वर है तो इनके आगे अपन क्या पढ़ रहे हैं, अब ये जो 11 स्वर है ना, इनको अलग अलग चीजों के आधार पर 5 भागों में बांट दिया, 5 में बांट दिया। कोई सी बुक पढ़ोगे तो उसमें 4 में बांटा है, कोई सी बुक पढ़ोगे तो उसमें 6 में बांट दिया, कोई सी में 7 में बांट दिया, कोई सी में 2 में बांट दिया, कोई सी में 3 में बांट दिया। लेकिन मैंने ओवरऑल सारी बुक जो भी 4-5 बुक पढ़ी और फिर ये डाटा निकाला, तो मेरे को समझ में आया कि ऑथेंटिक तरीके से 5 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो 5 भागों में बांटा जा सकता है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ निकाली। तो ये पहला भाग है, जिह्वा प्रयत्न के आधार पर, मतलब जीभ, जीभ हलती डुलती है ना, उस आधार से इनको कितने भागों में बांटा है, तो कितने भागों में बांटा है ये पूछा जाता है। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों को कितने भेद हैं या कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखना कितने, 3। कौन कौन से, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। कैसे भैया, अग्र स्वर ई, ई,
ए, ये जब भी बोलते हो तो तुम्हारी जीवान का अगला हिस्सा सक्रिय रहता है, मतलब अगला हिस्सा हिलता डुलता ज्यादा है। कैसे भैया? भैया कोई शून्य पड़ी वो जीवान हिला के अपने को महसूस नहीं होता ना, अपन हिंदी वाले लोग जो बहुत एक्सपर्ट है उनको फील होता है, तो अपने को फील होगा नहीं, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नारियल चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब्सक्राइब करो, ये कर सकते हो। और अगर फील नहीं हो रहा है तो बस रट लो कि जिह्वा प्रयत्न के आधार पर 3 होते हैं अग्रस्वर, जिसमें जीवान का अगला हिस्सा काम करता है, और वो कौन कौन से? ई ए, खत्म, दैट्स इट। इतना लोड नहीं लेना कि मेरी जीवान काम नहीं कर रही, अरे नहीं कर रही तो नहीं कर रही, एक लोते हो क्या भैया की नहीं कर रही, दुनिया के आधे लोगों की नहीं करती है, ठीक है, बस रट लो ना, ई ए, किसी भी एग्जाम में पूछे अग्रस्वर ई ए, बस। पश्च स्वर मतलब वो स्वर जिनमें तुम्हारी जीवान का पिछला हिस्सा काम करता है, पीछे वाला, अभी कैमरा घुसेड़ दूं, क्या कर दूं, ठीक है, ऊ ओ और आ, ये बोलोगे तो तुम्हारी जीवान का पिछला हिस्सा सक्रिय रहेगा, वो ज्यादा हिलेगा डुलेगा, ठीक है। मध्य स्वर आ, नॉर्मल आ, जब ये आ बोलते हो तो मध्य वाला जो हिस्सा वो ज्यादा हिलता डुलता, आगे और पीछे वाला स्थिर रहता है। बहुत आसान भाषा में मैंने बता दिया, और ज्यादा गणित लगाना कि नहीं हम तो विद्वान बनेंगे, फिर तुम्हारे हिसाब से पढ़ लो यार, मैं जितना कर सकता हूँ उतना बता दिया मैंने। अब मैं जीवान कैसे बताऊँ हिला डुला के यार, नहीं बता सकता, सॉरी यार, ठीक है। इधर आओ, ओष्ठ आकृति के आधार पे पहला हो चुका है जीवान के आधार पे, फिर दूसरा आता होठ के आधार पे, जीभ हो गई, अब होठ, तो ओष्ठ आकृति, ओष्ठ मतलब होठ होता है, सीधी बात, लिपस्टिक लगाते जहां पर, तो ओष्ठ आकृति के आधार पर कितने भागों में बैठा? 2 भागों में, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। जब तुम्हारा होठ दो ही डिजाइन लेते हैं, एक तो या तो गोल लेंगे या फिर अनसन लेंगे। सुनियो, जियान, नोबिता डोरेमोन का नाटक देखा, उसमें सुनियो रहता, उसका मुंह कैसा रहता? बांका, वैसा, तो यहाँ बांका वाला, यहाँ गोल वाला, ठीक है। तो यहाँ जैसे वृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल होता है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ऊ, मुंह देखो ना मेरा, ऊ हो तो रिया है, तो ये वाला सिस्टम है, ये कैसा है? वृत्तमुखी। तो ये याद रखना, 1 2 3 4 5 अक्षर, बस ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछते और कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है। और ये पूछते ओष्ठ आकृति के आधार पे, ओष्ठ आकृति के आधार पे कितने हैं? तो 1 और 2, वृत्तमुखी अवृत्तमुखी। इतनी आसान चीज है, पर ये बुकों में क्या अंडरस्टैंड लिखी, सब मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग घूम गया रे, फिर उनका पानी पियो, शांति से पढ़ाना तो पड़ेगा ना, रोजी रोटी चल रही। अवृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल ना खुलकर अन्य किसी आकार में खुले उन्हें अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। आ ई ए। कैसे भैया? ई किधर जा रही है? होठ कहीं सुदावा ही नहीं है, और यहां बोलो ऊ, हो रहा कि नहीं गोल, तो यही तो, और क्या है। अब जाओ तीसरे पे, तीसरा क्या है? मुख्य प्रयत्न या मुख आकृति के अनुसार स्वरों के 4 भेद हैं, ठीक है भैया। अभी तो पढ़ाया मुख मतलब ये अभी होठ पढ़ाया था, पहले जीवान पढ़ी, फिर होठ पढ़ा, अब मुख, कि अब मुख कितना खुलेगा, कितना बंद रहेगा, ज्यादा खुलेगा, कम खुलेगा, अब ये वो वाला है, ठीक है। तो मुखाकृति के अनुसार स्वरों के 4 भेद होते हैं, 1 2 3 4। ये लाइन बहुत बार ऐसे ही पूछ लेते कि मुखाकृति के अनुसार स्वरों के भेद हैं कितने? 4, ये लिखा है यहाँ ना, रज्ज 4, ये पूछते हैं, ठीक है। तो विवृत्त स्वर और अर्धविवृत्त स्वर, ठीक है, जिसके बाद संवृत्त स्वर और अर्धसंवृत्त स्वर, ठीक है। तो कुछ मिला के ये देखो इधर, विवृत्त स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, पूरा मतलब फटाडाचे से बिल्कुल हाँ ऐसा खुल जाए, वो क्या है? विवृत्त स्वर, ठीक है। कौन कौन सा है? आ, बस बड़ा एक ही है विवृत्त स्वर में। अर्धविवृत्त, अब विवृत्त का मतलब जब पूरा मुंह खुलना होता है, तो अर्धविवृत्त का मतलब आधा मुंह खुलना, सीधी बात, ये लिखा तो यहाँ देखो, अर्धविवृत्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? अर्धविवृत्त स्वर कहते हैं। आ ए ओ, आधा खुलता है, अब वो कैसे खुलता है वो फील करना पड़ेगा, तुम कर लो फील, मेरे साथ नहीं हो रहा, ठीक है। और नहीं तो रट लो, सीधी बात है, 100 बात की एक बात है, इसको रट लो, इतना तो रट नहीं पड़ेगा। तुम सोचो कि इसका भी मैं कहीं ना कहीं गणित बता दूं तो यार IAS नहीं बन जाता फिर, ठीक है। संवृत्त स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है मतलब थोड़ा तो खुलना पड़े, सांस तो लेना पड़े कि मर जाए आदमी, ठीक है। ई ऊ, ठीक है, हाँ ऐसा सिस्टम। तो संवृत्त स्वर हो जाते हैं। अर्धसंवृत्त का मतलब सुनो, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है, जैसे ए ओ, ठीक है। बस तो ये 4 याद करने हैं, मुखाकृति के अनुसार स्वरों के 4 भेद होते हैं, चारों के नाम याद करने हैं, इनके अंदर के एग्जाम्पल याद करने और कुछ भी याद नहीं करना। बहुत शॉर्ट तरीके से लिखा, बुक में तो इतना अनसन डाटा लिखा कि पूछो मत। ये एक टॉपिक पे आधा पन्ना भर दिया मैंने, कहा क्या करें, मारेंगे छछोरी को यार। उच्चारण स्थान के आधार पे, ठीक है, पहला कौन सा था? जीभ था, दूसरा होठ था, तीसरा मुख कितना खुलता उस आधार पे था, मुखाकृति के आधार पे 4 भेद थे, ठीक है। अब उच्चारण स्थान के आधार पे चौथा, तो उच्चारण स्थान के आधार पे मतलब आवाज कहां से आ रही है। बहुत बार अपनी नाक से वो आवाज आती है, इमरान हाशमी सरी गाना गा देते हैं अपन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, वो अलग बात है, वो फिर भी छोड़कर भग जाती है। तो वो एक तो नाक से आवाज आती है और एक बार तो कई बार मुंह से आती, सिर्फ नाक से नहीं आती, तो वही तो बताना है। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक, और एक होता है निरअनुनासिक स्वर। कैसे? अनुनासिक स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती। नासिका मतलब नाक,
नाक, नाक से निकलती है, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से निकलती है, ठीक है। बहुत बार ये परिभाषा पूछते हैं। अब ये पढ़ेंगे अपन, रुक जाओ जरा। निरनुनासिक वे हैं जिनकी ध्वनियां केवल मुख से निकलती हैं, जैसे आ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ओखल है, बस ये लिखा तो है, ठीक है। अब ये अनुनासिक के अंदर भैया ये लाइन लिखी, इसका क्या मतलब है? अतः अनुनासिक मतलब इसकी बात चल रही है, अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। शिरोरेखा मतलब अपन माथा बांधते ना, जैसे लिख दिया मान लो सीनू, सीनू के ऊपर लाइन खींचते हैं, ऊपर माथा बांधते, तो वही होती शिरोरेखा। तो शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, ऐसा चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। परंतु शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा भी लगी हो तो सुविधा के लिए चंद्र बिंदु की जगह मात्र बिंदु लगा दिया जाता है। कैसे भैया, समझ में नहीं आया? इधर ये लिखा है, ये लिखा में, जैसे में बहुत बार तुमने देखा हो में दो मात्रा लगी रहती है, उसके पास बिंदु भी लगाते हैं। तो कायदे में अगर ये मात्रा नहीं हो तो वहां पे क्या लगना चाहिए? चंद्र बिंदु। लेकिन ये मात्रा लग गई तो चंद्र बिंदु भी लगाएंगे तो मजा नहीं आएगा, जमेगा नहीं उसी साइड। तो चंद्र बिंदु की जगह सिर्फ बिंदु लगाया जाता है सुविधा के लिए, ठीक है। तो यही क्या है भैया? यही अनुनासिक। अब ये में जब भी बोलोगे ना तो तुम्हारी नाक से भी आवाज आएगी और मुंह से भी आवाज आएगी, ठीक है। यही बात समझ में? हाँ, थक गया रे। अब ये मात्रा, ये मात्रा लिखा है, इसको मात्रा कर लेना। मात्रा या उच्चारण अवधि के आधार पर, लास्ट बचा 5वां, जरा शांति पकड़ लो इतनी तो क्या, ठीक है। तो मात्रा या उच्चारण अवधि के आधार पर ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, कुल मिला के क्या है सुनो, मैं करता हूं ना सर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा लगी हुए, केवल वही ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऋषि, जिनमें एक मात्रा लगी वो क्या है? सब ह्रस्व स्वर है, छोटे। ह्रस्व मतलब छोटे स्वर, सीधी बात है। और दीर्घ स्वर मतलब जिनमें जो बड़े हैं। अब आ का बड़ा रहता है, ई का बड़ी रहता है, ऊ का बड़ा ऊ रहता है। ये सारे सिस्टम क्या आ गए? ये यहाँ पे आ गए, क्या आ गए? दीर्घ स्वर के अंतर्गत। ये लाइन लिखी और कुछ भी नहीं है। जिसके बाद में आता प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को समझ लो शांति से क्या है। संस्कृत में प्लुत नाम से स्वरों का एक तीसरा भेद भी है, हिंदी के अंदर नहीं है, इसलिए बहुत लोग इसको गिनते नहीं है, ठीक है। लेकिन संस्कृत में ही स्पेशली मैं बता दूं तुमको, पर हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। लिखा कि नहीं वही बात, ठीक है। और प्लुत का अर्थ क्या होता है? प्लुत का अर्थ क्या होता है? अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ ले तो बताना पड़ेगा। क्या होता? उछला, उछला होता प्लुत का अर्थ। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, लुप्त स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। अतः जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर मतलब ये बड़े वाले स्वर, बड़ा, बड़ी, ए, ओ, इनसे भी ज्यादा समय लगे, वो क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। कैसे लगता समझ भैया? बताओ तो जरा, मैं बताता हूं तुमको। जैसे ओम, 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 ओम को बोले ही जाओ जब तक सांस नहीं निकले अपना, ठीक है। जैसे उसके बाद में अब यहाँ पे लड़के लिखा, लेकिन अब मैं एक्चुअल में एग्जाम्पल देता हूं तुमको। कैसे? यहाँ जरे, यहाँ जरे, तू जा रे, दूंगा रे, ये जो रे आज रे, तू रेंदेरी गोई, तो लंबा वो निकलता है ना, ये क्या होता है? ये जो एकदम, यही तो प्लुत स्वर है। और क्या है? जैसे ओम, ओम, दिए जाओ, दिए जाओ, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, खत्म हो गया। और क्या क्या पूरी रामायण पढ़ा दूं यहीं की जगह। और काय पे वीडियो चाहिए वो कमेंट में बताना। और हाँ, इसके कुछ टेस्ट वेस्ट कुछ भी चाहिए तो एप्लीकेशन पे दे रखे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, तुम्हारे बहुत काम की चीज है उसमें, ठीक है। एप्लीकेशन पे सारी चीजें मिल जाएगी, और भी बुक की पीडीएफ वगैरह वहां भी दे रखी मैंने, ठीक है। इतना झेल लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी मैंने सिर्फ स्वर बताया इसमें, अभी क्या बताना बाकी तुम लोगों को मैं बताता हूँ ना। देखो इधर यहाँ पे तुमको क्या बताना बाकी, कहाँ गया रे यार? हाँ, ये अभी मैंने सिर्फ स्वर बताए 11 कि इनको 5 भागों में बांटा है, और 5 भागों में कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अभी व्यंजन बताऊंगा 33, उसके बाद मैं आयोग हुआ। अगर ये 2 घंटे का वीडियो बना दूंगा तुम देखो ही नहीं, बाकी टीचर में फिर मेरे में अंतर ही क्या रह जाएगा। इस चक्कर में छोटे छोटे वीडियो बता रहा हूँ, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। 3 पार्ट मतलब लगभग 2 पार्ट तो बनेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो और शांति से पढ़ाई कर लो, ठीक। धन्यवाद।